इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए डेवलपमेंट स्टडीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की और हम एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आईआईटी मंडी और आईआईटी गुवाहाटी दोनों में लगभग क्वेश्चन पेपर सेम आता है। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको आंसर करना ही होता है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपके पास ऑप्शन रहता है। तो हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर और ये फिर डिपेंड करता है। आई मीन इसमें कुछ क्वेश्चन कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आ भी जाएँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि बिल्कुल ना है, बट इट इज़ टू गिव यू आइडिया हाउ द क्वेश्चन पेपर विल बी। First question is, which of the following best characterizes the dependency theory perspective on development? अब जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है या इवन इकोनॉमिक्स में अगर उन्होंने लिटरेचर वगैरह, इकोनॉमिक्स का लिटरेचर में उन्होंने थियरीज वगैरह ये सारा कुछ पढ़ा है तो उसमें भी पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ी है, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह वाले भी इसको पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। So our first option is emphasis on internal factors like corruption and weak governance. Option B is focus on unequal power relation between core and periphery nations. Option C is belief in trickle-down effects of economic growth. Option D is advocacy for free market liberalization. So our correct answer is option B. Why it is correct answer? C. What does dependency theory means? एक सर्कल होता है, ठीक। सर्कल के बीच में क्या होगा? सेंटर होगा या उसको कोर कह सकते हो। और ये क्या है? सर्कल में पेरिफेरी होती है। सो व्हाट डज दिस थ्योरी मीन? इस थ्योरी का मतलब है कि जो कोर है इसका वो डेवलप्ड नेशन है और जो ये पेरिफेरी है वो अंडर डेवलप्ड नेशन है, ठीक। इसी थ्योरी को बाद में डेवलप करके उसको वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी कहा गया था। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन सेपरेट वीडियो इन अ कोर्स की क्या थ्योरीज हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मतलब डेवलपमेंट की कुछ ही थ्योरीज ऐसी हैं जो कि ज़्यादा जो है एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है। तो जो ये कोर में रहते हैं आपके क्या डेवलप्ड कंट्री, और ये है अंडर डेवलप्ड कंट्री, वो पेरिफेरी पे हैं। और अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है डिपेंडेंट रहते हैं किस पे? कोर कंट्री पे, फॉर एनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या आप ऐसे कह लो कि फॉर फंड्स या ऐसे किसी भी चीज़ के लिए। बट अगेन क्या है उसमें कि ये जो है सेंटर वाले, जो कोर वाले डेवलप्ड कंट्री है, वो इन चीज़ों से जो है पहले क्या था कि उन्होंने रिसोर्सेज लिए किन्हीं न किन्हीं वे में, बट दे गॉट डेवलप्ड और वो जो है फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उस पर डिपेंडेंट है आज के ज़माने में। सो और ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज सी अनइक्वल पावर रिलेशन बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी नेशन। सो अनइक्वल ही है, इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है। आई होप इट इज क्लियर। Next question is the concept of human development as defined by UNDP emphasizes on. So first option is economic growth measured by GDP per capita. Option B, expansion of people's capabilities and choices. Option C, technological advancement and industrialization. Option D, increase in agricultural productivity. So correct option for this is option B. See why option B should be there? देखो क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पेपर में जो ये है इन्वर्टेड कॉमन नहीं भी मिल सकता है, बट क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, सिंपल ही आते हैं, बट आपको समझने की ज़रूरत है। ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेंटर में कौन रहेगा? ह्यूमन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज गुड फॉर इकोनॉमी, फॉर डेवलपमेंट एज वेल, बट इट इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट डेवलपमेंट। तो इसमें एक्सपेंशन ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटी एंड चॉइसेस विल बी राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट पीपल्स कैपेबिलिटी, choices of whose? People's choices. So it is human development. And again you can say that advancement and industrialization are development, but those are not directly human development. So I hope you understood this point. Next question is, which of the following is not a millennium development goal? First option is eradicate extreme poverty and hunger, achieve universal primary education. Option C is ensure environmental sustainability. D is promote inclusive economic growth. Correct option is option D, promote inclusive economic growth. It was not out of those 8
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। सी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप डेवलपमेंट स्टडीज की बात करते हो तो आपको इसके गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो दो टाइमलाइन की मैं बात करूंगा, 2000 से 2015 तक वी हैड 8 गोल्स अबाउट डेवलपमेंट जो कि बोले गए MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, फिर 2015 से 2030 तक वी हैड 17 गोल्स जिनको कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG को अगर आपको पूछा जाए डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि SDG जो है क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इनका नंबर कितना है, 17 है। 2015 से 2030 तक जो है ये गोल है कि ये हम अचीव कर लेंगे। उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, 17 पॉइंट यू हैव टू गो थ्रू, और बाकी लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया भी है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 2030 से मुझे एक बात और याद आ गई, देखो ये UNO का है या UNDP या कोई एक संस्था है, आई एम नॉट प्रेटी श्योर, UN कुल मिला के यूनाइटेड नेशंस का है। तो 2030 तक उनका एक और कैलकुलेशन है। उनका क्या कैलकुलेशन है, वो सही कैलकुलेशन है दरअसल, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, कब तक, 2030 तक। तो उससे जुड़े हुए, उससे लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप कम से कम एनर्जी जो है बर्बाद करिए या एनर्जी वेस्ट मत करिए, या फिर क्यों इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को जागरूक करने के लिए आपने कहीं कहीं देखा होगा कि बहुत सारी जगह क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई है। पूछा जा सकता है आपसे व्हाट डज क्लाइमेट क्लॉक मीन्स, या व्हाट इज क्लाइमेट क्लॉक। तो उसमें क्या है ना कि सपोज अभी फेब चल रहा है 25, तो उसमें ऐसे लिखा आता है 4 years 10 months। अभी जैसे आज की डेट क्या है, आज ये ख़त्म हो गया, 10 months 1 day और 3 hours 20 minutes 50 seconds। वो जो वॉच है ना वो निगेटिव वे में चलती है, ऐसे चलती है जैसे अभी 50 सेकेंड्स हो रहा है, तो 49 48 47 ऐसे वो रिवर्स में चल रही है क्लॉक। तो वो क्या इंडिकेट करती है कि आफ्टर दिस टाइम पीरियड ये जो पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। सी ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे अभी गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है, तो ये बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में आप ये क्लाइमेट क्लॉक देख लोगे। IIT गुवाहाटी में लगी हुई है, IIT मंडी में लगी हुई है, मैं IIM बेंगलोर में था वहाँ लगी हुई है। IIT मद्रास में मैंने ये शायद अभी तक ध्यान से मैंने देखा नहीं, ये शायद वहाँ भी लगी हुई है, कैंटीन वगैरह में लगी हुई है। तो कहने का मतलब आपको बात समझ में आ रही होगी कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। सो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को लेके ये डायरेक्ट पूरा जो है एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है, एंड इट विल बी वेरी क्लियर मैसेज। Next question is the Washington Consensus primarily advocates for option A is state-led development and import substitution. Option B is neoliberal economic policies and structural adjustment. Option C is community-based development and participatory planning. Option D is sustainable development and environmental protection. तो जो Washington Consensus है वो बात करता है neoliberal economic policies की। न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे इंडिया में न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज कब अडॉप्ट की गई, एक्चुअली इट वाज नॉट न्यू लिबरल, इट वाज लिबरल। सो 1991 में LPG अडॉप्ट किया गया। व्हाट डज LPG मीन्स, L मीन्स लिबरलाइजेशन, ओके, P मीन्स प्राइवेटाइजेशन, और G मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो अपनी जो इकॉनमी है, इकॉनमी के एक्सपैंड होने के चलते या ये चीज़ें हुई, उसके बाद इकॉनमी अपनी मिक्स्ड इकॉनमी बनी। पहले बहुत बहुत क्लोज्ड और अपनी बहुत रिजर्व्ड इकॉनमी थी, बट LPG जब से आया, LPG कब आया इसका ईयर भी आपको यू शुड नो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन 5, which of the following best describes the concept of social capital? So option A is financial resources available for development projects.
Option B is network of relationship and trust that facilitate collective action. Option C, human skills and knowledge that contribute to economic productivity. Option D is physical infrastructure that supports economic development. Correct option is option B. या क्योंकि देखो सोशल कैपिटल क्या है, सोशल कैपिटल मतलब आप एक देखो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक। तो सोशल एनिमल क्या है कि सोसाइटी में आप बहुत सारे लोगों से, कुछ लोगों के साथ आपके ब्लड रिलेशन होते हैं बट कुछ के साथ नहीं होते हैं, बट सोसाइटी में आप बहुत सारे रिलेशन बनाते हो, ठीक। जैसे आप मैरिज के थ्रू कुछ रिलेशन बनाते हो, कुछ आपके स्कूल फ्रेंड होते हैं, कुछ आपके कॉलेज फ्रेंड होते हैं, कुछ आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे फ्रेंड होते हैं, कुछ आपके पास पड़ोस में फ्रेंड होते हैं, कुछ आपके गांव में फ्रेंड होते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारा जो है एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो। तो वो क्या है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप जो है आपका, वो एक तरह से सोशल कैपिटल है। हाउ कैन दैट सोशल कैपिटल हेल्प यू? सो सपोज इफ यू हैव टू लॉन्च ए स्टार्टअप, आपके पास एंटरप्रेन्योरियल कुछ स्किल है, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सो उसके लिए इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉपर चैनल, तो आप क्या कर सकते हो कि उससे भी 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख ऐसे करके आपने सबसे उधार ले लिया, तब भी वो चीज़ें शुरू कर सकते हो। तो एक तरह का नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है और ट्रस्ट भी है, दैट कैन फैसिलिटेट कलेक्टिव एक्शन आल्सो। तो ये है आपका सोशल कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, इसकी भी आजकल बहुत बात हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग एंड ग्लोबलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग। See the option and tell me answer. So option A is increasing interconnectedness of global market. Option B is adaptation of global product and services to local context. Option C is the homogenization of cultures due to globalization. Option D is the rise of regional economic blocs. What is correct answer? Correct answer is option B. Why adaptation of global market and services to लोकल कॉन्टेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। सी देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल मार्केट, ठीक। कैसे? ये एक कंट्री है, सपोज चाइना, ये कंट्री है यूएस, ये कंट्री है इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है श्रीलंका, ये है रसिया, ये है मान लो कुछ भी ऑस्ट्रेलिया। चाइना में क्या आया? कोरोना वायरस। चाइना के होते हुए पूरी दुनिया बंद हो गई, पूरी दुनिया में हो गया लॉकडाउन, ठीक। कैसे हुआ? इट इज इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि एक कंट्री अगर किसी चीज से सफर कर रही है तो इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, इंटरकनेक्टेडनेस इतनी ज़्यादा हो गई है एक दूसरे कंट्रीज़ की, ग्लोबल मार्केट की इंटरकनेक्टेडनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर यहाँ का बिजनेस ठप हो रहा है तो हर जगह का हो रहा है। दिस इज इन अ वे ग्लोबलाइजेशन। बट व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन्स? तो देखो, मैं गाँव में रहता हूँ, मैंने पिज़्ज़ा बहुत लंबे समय तक खाया ही नहीं था। सो व्हेन आई वेंट टू सिटी, इवन इट वाज अ स्मॉल सिटी, जब मैं पहली बार गया, मैं फैज़ाबाद गया। सो मैं यूनिवर्सिटी में जब हॉस्टल में रहता था, तब मैं पहली बार एक्सपोजर हुआ, अच्छा पिज़्ज़ा ये है, फिर खाने को मिला। बट दैट वाज एट दैट टाइम, वो अयोध्या भी इट वाज अ टाउन ओनली, उतना बड़ा शहर नहीं था वो। नाउ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड पॉलिटिकली और रिलीजियस टेम्पल एंड ऑल, मॉस्को इज एवरीथिंग इज देयर, सो लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी हुआ जाए, तो उसके बाद इतना डिबेट में आया ये सब, बट मैं उसके पहले वहाँ पे था। सो क्या हुआ कि सपोज ये है आपका डोमिनोज, कहाँ पे है? यूएस में है। ये है आपका इंडिया, ऐसे अभी ड्रॉ इतना बढ़िया नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा आप समझना। यहाँ से आया दिल्ली में, कैसे ये दिल्ली में कैसे आया? ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि मार्केट कनेक्टेड है, फ्लाइट है, वहाँ से दिल्ली में आ सकते हैं लोग। मैं रहता हूँ यूपी में, वहाँ से यूपी में भी आ गया लखनऊ में। लखनऊ में समझ में आता है बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस है, ग्लोबलाइजेशन से लखनऊ को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके आसपास के जो सबर्ब हैं, या ऐसे कह लें जो आसपास की छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये चीज़ें वहाँ तक भी पहुँच जा रही हैं, और वो लोकल जो मार्केट है वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है। दैट विल बी कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। समझा?
द एडेप्टेशन ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू लोकल कॉन्टेक्स्ट, कि अब लोकल लोगों को भी पिज्ज़ा पसंद आ रहा है, लेकिन वो क्या है कि ग्लोबल एक तरह से प्रोडक्ट है, यूएस का प्रोडक्ट है जो कि ग्लोबलाइज हो चुका है, बट वो पसंद आ रहा है लोगों को, दैट इज ग्लोकलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? सो इट इज विच थियरिस्ट इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एज फ्रीडम? 4 थियरिस्ट हैं आपके पास, कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन, वॉल्ट रोस्टो, इमैनुअल वालरस्टीन। सही आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की 2 चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं, एक तो है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, दूसरा है कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक, उसमें कैपेबिलिटी अप्रोच में इन्होंने ये बात की थी कि एक आदमी कोई दिव्यांग है, दिव्यांग में फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या फिर दिव्यांग उसके लिए ज़्यादा सही वर्ड है, पैरों से, तो उसके लिए ये नहीं कि आप सबको साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उस बंदे को भी साइकिल डिस्ट्रीब्यूट दो, नहीं, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें दो। हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, कैपेबिलिटी के हिसाब से आप डेवलपमेंट डिसाइड कर सकते हो। दूसरा था कि डेवलपमेंट फ्रीडम है, आपको किसी चीज़ से फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम मतलब इन्होंने सिर्फ वो मेंटल स्टेट की बात नहीं की थी, इन्होंने कहा था गरीबी से फ्रीडम नहीं है, भूखमरी से फ्रीडम नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो इफ यू आर नॉट फ्री फ्रॉम दोज थिंग्स देन यू आर नॉट डेवलप्ड। टू गेट डेवलप्ड यू हैव टू बी फ्री, फ्री फ्रॉम poverty, free from violence, free from religious lot of riots happen. So he wrote this book जहाँ पे उन्होंने अपनी चाइल्डहुड के बारे में भी मेंशन किया है। मैंने बुक पढ़ी थी बहुत पहले, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे वो बांग्लादेश में शायद रहते थे उस समय, तो कैसे उन्होंने एक ऐसे मर्डर देखा था, ऐसे क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी थी, तो उन्होंने बड़े अच्छे से मेंशन किया है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर वैसी चीज़ें रह रही हैं और हम बहुत रिच भी हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट रियल डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट को उन्होंने फ्रीडम के हिसाब से बताया है, कैपेबिलिटी के हिसाब से भी बताया है। तो उनकी 2 थियोरी बड़ी पॉपुलर है। कार्ल मार्क्स कौन है? कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल, इसको रट्टा मार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दास कैपिटल में उन्होंने क्लास स्ट्रगल की बात की थी। देखो, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 2 चीज़ें कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये, और इनके एक फ्रेंड थे, उनका नाम था फ्रेडरिक एंगल। तो 2 लोगों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, और उसमें क्लास स्ट्रगल की बात की थी। मैं आपको अभी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समझा ही देता हूँ। ओके, क्लास स्ट्रगल की इन्होंने बात की थी। ठीक, सोसाइटी में देखो, अब क्लास स्ट्रगल तो मैंने अलग वीडियो में कार्ल मार्क्स के ऊपर मैं पहले से वीडियो कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। दास कैपिटल बता ही चुका हूँ, फिर मैं इसमें तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा, यू हैव टू गो थ्रू अदर लेक्चर्स। ओके, ठीक है। अमर्त्य सेन ने ये 2 बहुत फेमस कॉन्सेप्ट दिए हैं। वॉल्ट रोस्टो को क्यों जाना जाता है? इन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। उन्होंने बताया था पहले एशियन सोसाइटी थी, या पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उसके बाद प्री मैच्योर स्टेप टू टेक ऑफ, थर्ड टेक ऑफ था, उसके बाद फिर कुछ आया हाई कंजम्पशन वाला जो था, उनका लास्ट स्टेज था डेवलपमेंट का, तो उन्होंने उस बारे में बात की थी। इमैनुअल वालरस्टीन, इन्होंने डिपेंडेंसी थियोरी, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो डिपेंडेंसी थियोरी के बारे में इन्होंने बात की थी। और फिर इसके अलावा इन्होंने बात की थी किसकी? वर्ल्ड सिस्टम थियोरी। मैंने बताया कि डिपेंडेंसी थियोरी को ही और डेवलप करके वर्ल्ड सिस्टम थियोरी बनाई गई है, तो इन दोनों में इनका नाम आता है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें है दोनों केसेस में। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू बैलेंस। क्या बैलेंस करता है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इक्विटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ऑप्शन सी इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो सही जवाब क्या है? यू शुड नो ऑल ऑफ द एबव। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब आप बात करते हो, इकोनॉमी भी आपकी ग्रो करनी चाहिए, इन्वायरमेंट भी आपका प्रोटेक्ट होना चाहिए, सोशल इक्विटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत रिच हो जाऊँ आप बहुत पुअर हो जाओ, या ऐसा नहीं कि आप बहुत रिच हो जाओ मैं बहुत पुअर रह जाऊँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी अगर बीजेपी सेंटर में जीत रही है तो जिंदगी भर जीतती रहे, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन इनस्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। उससे क्या प्रॉब्लम होती है ना कि सपोज जो स्टेट के रियल इश्यूज़ हैं, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के, तो रियल इश्यूज़ पे वो फोकस नहीं जाएगा, फोकस जाएगा सरकार किसकी जाएगी इस चीज़ पे, क्योंकि इंडिया में भी बहुत जगह पे हो रहा है, बहुत स्टेट्स में, तो ये प्रॉब्लम है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का इनोवेशन भी होना चाहिए, कल्चर भी प्रिजर्व रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा कल्चर आप भूल जा रहे हो, डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ किए जा रहे हो, पैसा कमाए जा रहे हो, बट कल्चर आप भूलते जा रहे हो, तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगेन। तो ये सारी चीज़ जो जब आप मिलाते हैं तभी वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनता है। देखो आप एक चीज़ समझो, वर्ड डेवलपमेंट, ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों मतलब ऐसे ब्रॉडली डेवलपमेंट के पार्ट हैं, बट तीनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है देखने का। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन भी आता है इससे, और एक और क्वेश्चन आता है, एक और वर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इन सब पे मैं किसी लेक्चर में बात कर लूँगा, इफ़ यू हैव दैट पेड कोर्स, तो उसमें बात कर लूँगा। Next question is, which of the following is critique of modernization theory of development? Option A is it emphasized internal factors while neglecting external constraints. Option B is it accurately predicts the stages of economic development. Option C is it effectively addresses the issue of inequality and poverty. Option D is it promotes sustainable development practices. So correct option is it emphasizes on internal factors while neglecting external constraints. ठीक, tragedy of common refers to, option A is the unequal distribution of resources, option B is the overexploitation of common resources due to individual self-interest, option C is the lack of access to essential services for marginalized community, option D is the negative impact of environmental degradation. ठीक, सही आंसर क्या है? बी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन रिसोर्सेज ड्यू टू इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। ट्रेजिडी ऑफ कॉमन आपके एक गांव है आपका, ठीक, गांव में एक पॉन्ड आपका कॉमन एरिया है, यहाँ पे जितने घर हैं सारे घर वाले उस पॉन्ड से पानी पीते हैं, ठीक। एक घर वाले ने कुछ सोचा, घर का कचरा नाली उसने उसमें बहा दी, सारा पानी हो गया गंदा। प्रॉब्लम किसको हुई? सबको हुई। सेम वे दिस इज आवर अर्थ, ठीक, मतलब समझ लो आप, ड्राइंग में आप मत जाओ। सो इफ दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो जितने भी शोर हैं, मतलब जितने भी लैंड है उसका जितना भी भाग समुंदर के पास है, तो ये मोस्ट लाइकली कि वहाँ पे पानी बढ़ सकता है, वाटर लेवल विल गो अप, तो वो चीज़ें डूब सकती हैं। उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कौन बढ़ा रहा है? बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं कॉमन रिसोर्सेज का, क्योंकि हवा उनकी नहीं है, ठीक, आई मीन हवा तो सबकी है ना। तो इंडिविजुअल कोई उसका मालिक होगा, उसके सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में जो भी आपका कॉमन रिसोर्स है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ठीक। एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं होना चाहिए, वो तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यूटिलाइज होनी चाहिए रिसोर्सेज का। तो ये